नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में हलचल मची हुई है और हर दिन बड़ी बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। आपने देखा था कि आज सुबह सुबह महागठबंधन की भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और कई सवालों के जवाब मिल गए थे। और आपको बता दें कि अभी रात के तकरीबन 9 बज रहे हैं और अभी भी कई सारी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिनसे आपको खबर करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो आइए फिर एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी से। ज्ञानेश्वर जी, आज सुबह से ही कई खबरें निकल के आई हैं और अभी रात के 9 बज रहे और अभी भी कई सारी ब्रेकिंग खबरें हैं आपके पास। तो क्या क्या घट रहा है? देखिए समरीन जी, बाकी खबरों की बात तो करेंगे ही, इसके साथ ही इस वीडियो में हम लोग 5 विधानसभा क्षेत्रों की बात भी करेंगे और ये विधानसभा होंगे महुआ। ठीक है, जानते ही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है जिसको लेकर के पेंच फंसा हुआ था। हाँ जी। करगहर, इसके अलावा दिनारा की बात करेंगे, काराकाट की बात करेंगे, जमालपुर की बात करेंगे। तो देखिए, आज आपने ठीक कहा कि महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री के दावेदार उम्मीदवार घोषित कर दिए गए, मुकेश सहनी भी। अब देखिए, तेजस्वी यादव की असली परीक्षा शुरू हुई कि तेजस्वी यादव जिस बात के लिए जिद पर अड़े थे वह बात तो मान ली गई, कांग्रेस ने माना, ठीक है। नहीं, सरेंडर किया नहीं किया, हम यह भी कह सकते हैं कि कांग्रेस ने पिंड छुड़ा लिया। कांग्रेस ने पिंड छुड़ा लिया। अच्छा, ठीक है ना जी। आप इस बात को समझिए ना कि चुनाव अभियान की शुरुआत में कितनी देरी हुई है और अब तेजस्वी यादव चेहरा है, मुकेश सहनी नीचे वाले चेहरा है, मतलब उप मुख्यमंत्री है। हाँ, कांग्रेस ने अपना डिप्टी सीएम घोषित नहीं किया और किसी मुसलमान की घोषणा भी नहीं हुई। बिल्कुल। इसका रोष भी बिहार के आम लोगों में जो इस महागठबंधन के समर्थक हैं उनमें है। मीम बनने शुरू हो गए। मीम बनने शुरू हो गए। MY = मल्लाह प्लस यादव। हाँ, ठीक है जी, ठीक है। तो लद्दू और कद्दू, यह बात की जनता दल यूनाइटेड। बिल्कुल जी। तो हमने इसलिए कहा कि पिंड छुड़ा लिया कि तेजस्वी यादव को इतना ही अभिमान और गुमान है कि उसके नाम पर, उनके नाम पर बिहार जीता जा सकता है, तो जीत लीजिए बिहार। बिल्कुल, जीत लीजिए बिहार। अब यदि तेजस्वी यादव बिहार हार जाते हैं तो राहुल गांधी कहेंगे कि आप मेरे फार्मूले पर नहीं चले। आप मेरे फार्मूले पर नहीं चले। बिल्कुल। देखिए, आपको लोग पसंद नापसंद कितना करते हैं यह चुनाव का जनादेश बताता है। तो कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब देखिए, कल से तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर से उड़ेंगे। क्या चुनाव के असली मुकाबले में वह आ पाएंगे? अब यह बड़ी बात है, क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं। समस्तीपुर से उनकी यात्रा शुरू होगी, सभा को संबोधित करेंगे। तो तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी भी होंगे, IP गुप्ता भी होंगे, कांग्रेस के नेता भी होंगे। तो तेजस्वी यादव की परीक्षा शुरू हो गई। हाँ, और देखिए 28 तारीख का दिन भी महत्वपूर्ण होगा कि बात यह हुई है कि महागठबंधन का मैनिफेस्टो जारी होगा। बिल्कुल। क्या महागठबंधन के मैनिफेस्टो में वह बात होती है जो तेजस्वी यादव ने, मैं तेजस्वी यादव इस बात का ऐलान करता हूं कि 14 नवंबर को मैं मुख्यमंत्री, मतलब चुनाव जीतेंगे हम, 20 दिनों में अधिनियम और अगले 20 महीनों में प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, और वह नौकरी भी कितने की? 40,000 रुपयों की। 12 लाख करोड़ रुपए कहां से आएंगे बिहार के बजट में? यह बात समझ से परे है, इसलिए इस पर भी मीम्स बन रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या समझा नहीं समझा, यह उनकी बात है। नीतीश कुमार लगातार निकल रहे हैं। नीतीश कुमार चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और इस मिथक को तोड़ रहे हैं कि नीतीश कुमार बीमार हैं या नीतीश कुमार नेतृत्व नहीं कर सकते। बिल्कुल। देखिए, बीजेपी ने भी इस बात को समझा है कि बगैर नीतीश कुमार के निकले बिहार को नहीं जीत सकते। नीतीश कुमार ही चेहरा है। तो इसलिए नीतीश कुमार के प्रति जो असंतोष, जो रोष पहले दिख रहा था, वह रोष तो अब है नहीं। चुनाव आते आते खत्म हो चुका। इतने सारे तोहफे बट गए फिर। हाँ, इतने सारे तोहफे बट गए और जैसे ही तेजस्वी यादव का नाम आया, तेजस्वी बनाम नीतीश कुमार। 2005 के पहले, 2005 के बाद का बिहार। हाँ, तो यह बात सामने आ गई। तो अब अगले 1-2 दिनों में देखिए, परसों से नहाई खाई
इसकी शुरुआत हो जाएगी। हाँ, छठ पर्व की शुरुआत हो जाएगी, महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। देखते हैं कि इस बार राबड़ी देवी छठ करती है कि नहीं करती हैं, छठी मैया से मन्नत मांगती है कि नहीं, हाँ कि मेरा बेटा तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए, यह देखने की बात होगी। तो ये सब जो है आपने देखा ही कि आज किस तरीके से बारसलीगंज में कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया, बंटन सिंह ने, और वहां लड़ाई अब सीधे तौर पर रह गई अरुणा देवी, दो देवियों की लड़ाई हो गई। अरुणा देवी बनाम अनीता महतो, ठीक है, एक भूरा बाल वाले और दूसरा भूरा बाल को साफ करने वाले। फिर आपने बाबू बरही में देखा कि बाबू बरही में वीआईपी की उम्मीदवार बिंदु गुलाब यादव ने नामांकन वापस ले लिया। अब वहां आरजेडी है महागठबंधन की ओर से, लेकिन वहां चैनपुर में अब तक ब्रजकिशोर बिंद राजद के उम्मीदवार ने नामांकन वापस नहीं लिया है, जबकि बात यह बनी थी कि राजद का उम्मीदवार नामांकन वापस लेगा और वहां मुकेश सहनी की पार्टी के उम्मीदवार जो प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद हैं वह चुनाव लड़ेंगे। तो यह तो ताजा अपडेट था। अब आप विधानसभा, ताजा अपडेट था, तो अब हम एक एक करके विधानसभा सीटों का हाल भी आपसे जानेंगे। शुरू करेंगे हम लोग हॉट सीट से, महुआ से हम शुरू करेंगे। क्या खबर है महुआ की? देखिए, महुआ को लेकर एनडीए में कितना फसाद हुआ यह आपको पता ही है। और यदि हम महागठबंधन की बात न करें, तेजस्वी यादव के परिवार की बात करें, तो महुआ में तेजस्वी यादव का लिटमस टेस्ट है और तेज प्रताप यादव की अग्नि परीक्षा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जी, जी ठीक है ना। तो महुआ में बाकी बातों को छोड़िए, बाकी बातें तो हम लोग बता ही चुके हैं। वहां देखिए चतुष्कोणीय लड़ाई है, चतुष्कोणीय मुकाबला, हाँ चतुष्कोणीय मुकाबला है। और इस मुकाबले में वहां से जीते हुए 2020 के विधायक मुकेश रोशन हैं। आपको पता है कि एनडीए की जो लड़ाई हुई उसके बाद वहां एलजेपी-आर के संजय सिंह जो जाति से राजपूत हैं वह एनडीए के अधिकृत उम्मीदवार हैं। बिल्कुल। और तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी से हैं। लेकिन आसमा परवीन के लिए सहानुभूति महुआ में दिख रही है। देखिए, आसमा परवीन जेडीयू की उम्मीदवार थी 2020 में। आसमा परवीन ने 2020 से 2025 कभी भी क्षेत्र नहीं छोड़ा और कहीं भी जाने से चुकी नहीं, ठीक है ना। और आसमा परवीन के साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे। अच्छा, हाँ, बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे, क्योंकि बीजेपी ने कभी नहीं सोचा था कि महुआ हमें लड़ना है। बीजेपी जेडीयू में जेडीयू महुआ चाहती थी, हाँ महुआ चाहती थी, हाँ। फिर आरएलएम चाहने लगी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान ने 2020 में भी लड़ा था, और संजय सिंह भी स्थानीय है। लेकिन जो सहानुभूति आपको नवादा के गोविंदपुर में मोहम्मद कामरान के लिए दिख रही है, वही वाली सहानुभूति आसमा परवीन का जो आंसू है ना, वह दूसरे उम्मीदवारों को परेशान कर रहा है कि आसमा परवीन का टिकट कैसे कट गया, क्यों टिकट नहीं मिला, क्यों जेडीयू नहीं लड़ा। तो यहाँ यह देखना होगा कि चतुष्कोणीय मुकाबला त्रिकोणीय कैसे होता है और फिर आमने सामने किसके बीच में होता है। यह बात हम पहले बता चुके हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी, उपेंद्र कुशवाहा का यहाँ से हटना, यहाँ कुशवाहा वर्सेस राजपूत हो गया, राजपूत वर्सेस कुशवाहा, और उसका खामियाजा झेलना पड़ा था 24 में। हाँ, 24 में वहां काराकाट में। तो यह स्थिति परिस्थिति महुआ की बनी हुई है। तो चतुष्कोणीय कैसे त्रिकोणीय बनता है और कैसे आमने सामने की लड़ाई अगले कुछ दिनों में आपको देखना होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव अब जब हेलीकॉप्टर से उड़ेंगे तो महुआ कब जाते हैं और मुकेश क्या बोलते हैं अपने बड़े भाई के बारे में, या सिर्फ इतना कहकर कि मुकेश रोशन मेरे अधिकृत उम्मीदवार हैं, यह देखने की बात होगी, ये देखने की बात होगी, ठीक है ना। यह समझने की बात होगी। चिराग पासवान तो वहां जा चुके हैं, बिल्कुल। अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है करगहर की सीट, और ये भी हॉट सीट बनी हुई है और लगातार यहाँ पर खूब हलचल दिख रही है। देखिए, करगहर में आपस में ही इतनी खींचतान रहती है और आपस में ही वोटों का बंटवारा इतना होता है कि पूछिए मत। देखिए, जब करगहर की बात हुई तो पहले तो जेडीयू से उम्मीदवार कौन होगा, इसी को लेकर लड़ाई चलती रही। दिनेश राय जो आईएएस प्राधिकारी रहे, अब सेवानिवृत्ति में कुछ ही महीने बचे थे, उन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली और वशिष्ठ सिंह का टिकट कटवाने के लिए जो जेडीयू के पुराने वर्कर, जेडीयू के पुराने एमएलए कितना परेशान रहे
और उन्हें इस बात का भरोसा रहा दिनेश राय को कि हम नीतीश कुमार के करीबी रहें इसलिए टिकट मिल जाएगा, मिल जाएगी। हाँ, उन्हें टिकट नहीं मिला और टिकट मिल गया वशिष्ठ सिंह को। और यह आपको पता ही है कि वहां से संतोष मिश्रा चुनाव जीते हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के गिरीश नारायण मिश्रा के बेटे। कैसे जीते थे? पिछली बार भी वहां देखिए, इसे शाहबाद भोजपुर का कुर्मिस्तान कहा जाता है। अच्छा जी। करगहर को। हाँ। तो वहां कुर्मियों के मत कई हिस्सों में बट गए थे, कई हिस्सों में बट गए थे। तो इस बार दिनेश राय को टिकट नहीं मिला तो दिनेश राय चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बागी नहीं बने हैं। लेकिन दिनेश राय जेडीयू के अधिकृत प्रत्याशी वशिष्ठ सिंह की मदद भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, साइलेंट बैठ गए हैं? नहीं, साइलेंट नहीं बैठ गए। हाँ। समझ लीजिए जी, समझ लीजिए, ठीक है ना? बिल्कुल। हाँ, उनकी हसरत किस रूप में पूरी होनी है, तो वे उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। और देखिए, वशिष्ठ सिंह पिछली बार इसलिए भी हारे थे कि रामधनी सिंह बहुत ही सम्मानित बिहार में मंत्री भी रहे, उनके बेटे उदय प्रताप सिंह बीएसपी से, यह भी कुर्मी है। अच्छा, कुर्मिस्तान है। हाँ, कुर्मिस्तान है। हाँ। तो उदय प्रताप सिंह ने पिछली बार इतना मत हासिल कर लिया था कि पूछिए मत। तो देखिए, उदय प्रताप सिंह फिर से खड़े हैं। अच्छा, उदय प्रताप सिंह फिर से खड़े हैं। ठीक है। तो वशिष्ठ सिंह को अपनों से और अपनी जाति के वोट बंटवारे से खतरा है, ठीक है? इस बात को समझना होगा। फिर देखिए, रोहतास में भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं उदास हैं। अच्छा, क्यों उदास हैं? क्योंकि पूरे रोहतास में किसी भी एक विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नहीं लड़ रही है टिकट। भाजपा नहीं लड़ रही है, किसी भी को टिकट नहीं मिल रहा। हाँ, तो ये परेशानी है वशिष्ठ सिंह की करगहर में, अपनों से और अपनी जाति से, ठीक है ना? लेकिन अब देखिए दूसरी ओर क्या स्थिति है। दूसरी ओर वहां आपको पता है कि जीते हुए हैं महागठबंधन के संतोष मिश्रा। संतोष मिश्रा के खिलाफ वहां सीपीआई के उम्मीदवार भी खड़े हैं, महेंद्र प्रसाद गुप्ता। अपनों को अपनों से खतरा। हाँ, अपनों से ही खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल। और संतोष मिश्रा के साथ 2020 में सारे ब्राह्मण, राजपूत, मतलब यह जातियां आ गई थी। लेकिन इस बार देखिए, बाकी विधानसभा क्षेत्रों में क्या स्थिति हम नहीं जानते हैं, लेकिन जनसुराज की उम्मीदवार रितेश पांडे माहौल बना दिया है। माहौल गाना गाकर, और उनके गाने तो ऐसे ही आपको पता ही है कितने मिलियंस चलते हैं। हेलो कौन, ठीक है ना? तो रितेश पांडे करगहर में मजबूती से चुनाव लड़ते दिख रहे हैं। रितेश पांडे की जाति भी ब्राह्मण, संतोष मिश्रा की जाति भी ब्राह्मण, और प्रशांत किशोर की जन्मभूमि भी करगहर। बिल्कुल। तो करगहर में प्रशांत किशोर का भी टेस्ट, रितेश पांडे की फैन फॉलोइंग का भी टेस्ट। तो क्या यहाँ ब्राह्मण एकजुट होंगे, ब्राह्मण बटेंगे? ठीक है, बिल्कुल जी। प्रशांत किशोर जिस बदलाव की बात करते हैं, उस बदलाव के नाव पर कितने लोग चढ़ेंगे, कितने लोग स्कूल बैग पकड़ेंगे, कितने लोग यह समझेंगे कि जिंदगी में सफलता तभी मिल सकती है जब आपके कंधे पर स्कूल का बस्ता हो। तो यदि आपस में विभाजन हुआ तो यहाँ देखना होगा कि कुर्मिस्तान में ज्यादा विभाजन होता है कि ब्राह्मणों में ज्यादा बंटवारा होता है, ठीक है ना? इस पर नजर बनाए रखनी होगी। तो करगहर एक इम्पोर्टेंट सीट है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने कहा था या तो जन्मभूमि से लड़ेंगे, नहीं तो कर्मभूमि, राघोपुर से। तो दोनों जगह से नहीं लड़ रहे हैं। तो यहाँ भी प्रशांत किशोर की परीक्षा होगी, इस बात को समझिए। इस बात को समझना होगा। अगली सीट की चर्चा कर लेते हैं, और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है दिनारा की सीट। देखिए, दिनारा, आलोक सिंह कितना आगे चल रहे हैं? नहीं, अभी आलोक सिंह कितना आगे चल रहे हैं इस पर टिप्पणी करें। देखिए, अब क्या है, दिनारा फिर रोहतास है। आपको पता है दिनारा की सीट कैसे राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मिली। उपेंद्र कुशवाहा का यह तर्क था कि हम काराकाट हारे। काराकाट क्यों हारे? क्योंकि पवन सिंह मेरे खिलाफ आ गए, और राजपूतों ने साथ छोड़ दिया था। लेकिन अकेला राजपूत आलोक सिंह, जो उनके साथ तब भी थे, दुख में भी थे, सुख में तो है। और सुख में देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने भी कर्जा उतारा, उन्हें लड़कर दिनारा से टिकट दिलाया। लेकिन दिनारा से कौन कौन लोग चुनाव लड़ना चाहते थे? जय कुमार सिंह। चुनाव कौन लड़ना चाहते थे? राजेंद्र सिंह। अच्छा, जी। तो राजेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिला बीजेपी से, तो वह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन
चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो फिर नहीं लड़ रहे हैं, समझ लीजिए, ठीक है ना। वही वाली चीज समझ वही वाली लीजिए, बात। हाँ। जय कुमार सिंह ने तो जदयू से ही इस्तीफा दे दिया, पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय मैदान में आ गए, निर्दलीय मैदान में आ गए। और उन्हें लग रहा है कि हमें कुछ सफलता मिलेगी, लेकिन वहां के राजपूत होशियार हैं। अच्छा, समझदार। हाँ, राजपूत होशियार हैं। हाँ। राजपूतों ने देखा कि जिस दिनारा पर हमारा कब्जा रहा था, वह हम लोग की आपसी लड़ाई में 2020 में खत्म हो गया। बिल्कुल, नुकसान झेलना पड़ा। नुकसान झेलना पड़ा। विजय कुमार मंडल आरजेडी घुस गए, इस बार उनको भी टिकट नहीं मिला है। तो राजपूतों की वहां गोलबंदी हो जाएगी, ठीक है ना। और राजपूतों की गोलबंदी होगी तो शायद आलोक सिंह आगे निकल जाएं। अच्छा, क्योंकि जय कुमार सिंह अब निर्दलीय हैं, ठीक है ना। बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है, बहुत आसान नहीं है, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होती है। तो आलोक सिंह, झंडा तो चाहिए जी। चर्चा पर्चा खर्चा हम लोग करते हैं ना, झंडा डंडा बंदा। और जय कुमार सिंह वैसे भी वीआईपी नेता रहे हैं, बार बार कहते हैं कि जब आपको जरूरत होगी तब वे नहीं मिलेंगे, और जब उनको जरूरत होगी तो आपको खोज लेंगे। और आलोक सिंह पिछले 1 साल से कॉल सेंटर ये वो चला ही रहे थे। लेकिन देखिए, तेजस्वी यादव ने भी समझा कि विजय कुमार मंडल जो कई कोण की लड़ाई में, क्षत्रियों की आपसी लड़ाई में 2020 में चुनाव जीत गए, उनका सर्वे उनकी रिपोर्ट का ठीक नहीं है। तो अब वहां युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव, जो तेजस्वी यादव के बहुत ही मजबूत सिपाही हैं, बिल्कुल संगठन के प्रति बिल्कुल वफादार, तो उन्होंने राजेश यादव को मैदान में उतारा। मैदान में उतारा। तो अब राजेश यादव, चूंकि लंबे समय का साथी लोग तलाशते हैं, और राजेश यादव में भी अभिमान और गुमान, यह भी उपेंद्र कुशवाहा के साथ पले रहे हैं। अच्छा, राजेश यादव भी? राजेश यादव उन्हीं की पाठशाला से यह आए थे तेजस्वी यादव के पास। जी। तो अब यहाँ देखिए, लड़ाई भी किसमें होगी। उपेंद्र कुशवाहा के मौजूदा पहलवान आलोक सिंह वर्सेस उपेंद्र कुशवाहा के पुराने शिष्य और तेजस्वी के सिपाही राजेश यादव, ठीक है ना। तो यहाँ की मजेदार, यहाँ की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। तो अब हम चर्चा करेंगे 2024 लोकसभा में जो हॉट सीट रही थी, यानी कि हम बात कर रहे हैं काराकाट की। काराकाट का माहौल क्या बता रहा है? देखिए, काराकाट में बीजेपी से जो दावेदार थे राजेश्वर राज, उनका टिकट कट गया। बिल्कुल। और पूरे रोहतास में एक ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया गया है एनडीए की ओर से। इस बात को आप समझती हैं, बीजेपी की ओर से। तो काराकाट में इस बार काराकाट लोकसभा का चुनाव न लड़ने वाले, उपेंद्र कुशवाहा के लिए सीट खाली करने वाले महाबली सिंह को जेडीयू का प्रत्याशी बनाया गया है, जो 2019 में सांसद थे। 2024 में चुनाव नहीं लड़े। उन्हें कहा गया था कि आपको आराम कीजिए, आपको विधानसभा का चुनाव लड़ाएंगे। बिल्कुल। लेकिन इनकी किस्मत विधानसभा चुनाव में साथ नहीं देती है, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। ठीक है। तो महाबली सिंह एनडीए के उम्मीदवार हो गए हैं, जेडीयू के उम्मीदवार हो गए हैं। डॉक्टर अरुण कुशवाहा वहां विधायक हैं ही। अब देखिए वहां समस्याएं क्या आ रही हैं। ज्योति सिंह बड़ी समस्या। ज्योति सिंह, तो ज्योति सिंह किसका मत काटेंगे? किसका मत काटेंगे? ठीक है ना। बिल्कुल। अब ज्योति सिंह न जीत जाए या ज्योति सिंह मुकाबले में ना आ जाए, इसके लिए पवन सिंह भी लगेंगे। पवन सिंह भी लड़ेंगे? क्यों नहीं लगेंगे? लगेंगे। पवन सिंह को यदि ज्योति सिंह ने परेशान कर रखा है और ज्योति सिंह को पवन सिंह ने परेशान कर रखा है, तो भाई दोनों एक दूसरे के खिलाफ तो लगेंगे। पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ पाए, तो फिर ऐसे लड़ेंगे। तो ऐसे लड़ेंगे पत्नी से जी। तो ऐसे लड़ेंगे। अब देखिए यहाँ क्या है कि डॉक्टर अरुण कुशवाहा तो जीते हुए हैं। अब देखिए, जो जिला परिषद की उप चेयरमैन है वंदना राज यादव, वह बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार बन गई है। ओके जी। तो यह महागठबंधन के वोटों में कटौती करती हुई दिखाई पड़ रही है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना होगा। और देखिए, योगेंद्र सिंह जाति से राजपूत हैं, जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार। ये स्वयं भी मुखिया है और इन्होंने अपने सेवक को भी बगल से मुखिया बनवा दिया है। अच्छा, ठीक है ना। ठीक है। और जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है। तो अब यह लड़ाई देखिए, कुशवाहा इस बीच में यादव भी हैं, उस बीच में राजपूत भी हैं। अब ब्राह्मण क्या करते हैं, यह देखने की बात होगी। बिल्कुल। तो यहाँ आज की तारीख में त्रिकोणीय लड़ाई तो दिखी रही है। महाबली सिंह, डॉक्टर अरुण कुशवाहा और
जनसुराज की योगेंद्र सिंह के बीच में ये स्थिति है काराकाट। ये स्थिति है काराकाट की। तो अब हम अंतिम सीट का जिक्र कर लेते हैं और अंतिम सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है जमालपुर की सीट। यहाँ कौन कमाल करेगा? देखिए जमालपुर तो क्या कहें, जमालपुर में कांग्रेस के विधायक को बेटिकट कर दिया गया और कैसे जीते थे 2020 में। मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि जमालपुर में कांग्रेस की जीत हो रही है। और किसके लिए बेटिकट किया गया? इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, आईपी गुप्ता की पार्टी के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल जी, ठीक है ना। और यहाँ जेडीयू का उम्मीदवार भी बदल गया क्योंकि ललन सिंह 2020 में जेडीयू के उम्मीदवार शैलेश कुमार जो हारे थे उनके खिलाफ थे। ठीक है। तो इस बार टिकट मिला है नचिकेता मंडल को ललन सिंह की इच्छा से। ठीक है। ब्रह्मानंद मंडल पहले सांसद हुआ करते थे, उनके बेटे हैं। तो मुख्य लड़ाई में तो जेडीयू है, ललन सिंह की ताकत है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि मुख्य लड़ाई में महागठबंधन के उम्मीदवार इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र ताती है। नहीं कह सकते हैं। हाँ। पहचान का संकट है। ठीक है। समन्वय का संकट है जी। और महागठबंधन के दूसरे दलों के नेता इन्हें स्वीकार नहीं रहे। ठीक है ना। हाँ, करनी छाप है। बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल, ना। हाँ। लेकिन हम इन्हें मुख्य मुकाबले में नहीं कर सकते हैं। तो नचिकेता मंडल और शैलेश कुमार जिनका टिकट कटा जेडीयू से, वह फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है ना। ठीक है। तो संभव है हम कह रहे हैं। ठीक है। अब तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर से उड़ेंगे, मुकेश सहनी उड़ेंगे, आईपी गुप्ता उड़ेंगे और ताती आबादी भी इतनी नहीं है यह मुख्य लड़ाई में आ जाए कि इनको जीत दिला पाए। नहीं, मुख्य लड़ाई में आ जाए। मैं अभी तो जीत हार की बात ही भविष्यवाणी नहीं कर रहा। तो जो शैलेश कुमार हैं वह निर्दलीय लड़ रहे हैं। ठीक है। और उनके साथ लोग दिखते हैं, दिख रहे हैं। तो अब देखिए यह सीट क्यों चर्चा में है? क्यों यह चर्चा में इसलिए भी है कि यहाँ शिवदीप लांडे आईपीएस भी लड़ रहे हैं। इनको भी सिलेंडर छाप मिल गया है। जो उपेंद्र कुशवाहा का चुनाव चिन्ह है। हाँ, वो तो आप जानती है ना। देखिए नियम यह है कि चूंकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी निबंधित पार्टी नहीं है, तो जिस विधानसभा क्षेत्र से आपका उम्मीदवार नहीं होता है, ये रजिस्टर्ड पार्टी है। ठीक है ना। हाँ? और यह मान्यता प्राप्त, मैंने पहले कह दिया निबंधित, मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। तो जैसे जनसुराज, तो जहां जनसुराज का उम्मीदवार न होता वहां दूसरे उम्मीदवार को स्कूल का बस्ता मिल सकता है। अच्छा, ठीक है ना। ठीक है। वैसे ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। इसलिए जहां उनके उम्मीदवार नहीं होंगे वहां दूसरे उम्मीदवार को गैस सिलेंडर मिल जाएगा। तो शिवदीप लांडे रहने वाले महाराष्ट्र के मुंगेर में उन्होंने काम किया है, अच्छे आईपीएस रहे हैं, लेकिन कुछ कमाल कर पाएंगे यह बात हमें देखने को नहीं मिल रही है। और यहाँ देखिए जनसुराज के उम्मीदवार हैं ललन जी यादव, आईएएस अधिकारी रहे हैं, जादव हैं। तो यह भी कितना कमाल करते हैं, देखने की बात होगी, देखने वाली बात होगी। प्रशांत किशोर का भरोसा आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर्स और लॉयर्स पर बहुत रहे हैं, लेकिन जमीन पर वह कितना कर पाते हैं यह समझने की बात होगी। लेकिन जमालपुर में महागठबंधन का उम्मीदवार पहले मुकाबला में आए, यह बड़ी चुनौती है। ये बड़ी चुनौती होगी। तो इस वीडियो में हमने आपको तफसील से बताया है कि किस विधानसभा सीट से क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं, कौन आगे है, कौन पीछे है, इसका भी पूरा का पूरा ब्यौरा दिया है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।